हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखिए, अब हम आज से यहाँ पर साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस का केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर का एनुअल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन नरोजाबाद का ये पेपर है, जो कि कल, मतलब आज डेट है 2 तारीख, 2 मार्च है, तो कल 1 मार्च को ये पेपर हुआ था। आइए देखते हैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पर। और जो बच्चे आने वाले समय में पेपर आपका साइंस का होने वाला है ना, उसका आप लोग यहाँ पे फायदा लीजिए। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इट इज इजियर टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक देन आयरन नेल। बेटा कह रहा है कि आयरन नेल की कंपैरिजन में चॉक को ब्रेक करना आसानी से चॉक ब्रेक हो जाती है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर मेंशन्ड हियर, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेंशन। बेटा सीधी सीधी बात है बेटा कि देखो, जो चॉक होती है ना वो वो होती वीक होती है, और जो आयरन नेल है यहाँ पे वो स्ट्रांग है। तो कारण क्या होगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल होंगे वो स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो पार्टिकल आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ ये लग रहा है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, ये कोई मतलब नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाई सीधे इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन भी दिए हैं ना तो ऐसे दिए हैं कि कोई गधा भी, एकदम गधा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इन द सेंस जिसने एक बार भी पढ़ा है वो भी कर देगा भाई, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले चैनल वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में तो करते नहीं हो, इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ता है। चलो एनीवे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस के लिए कौन सी लाइन इसमें ट्रू है? तो पहले का आंसर क्या है? बी है पहले का आंसर, राइट। चलिए सेकंड पे आ जाइए कि कौन सा ट्रू है। प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल विद अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक तरीके के पार्टिकल रखते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो पहला तो बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, बिल्कुल गलत है। देखिए प्योर सब्सटेंस कभी, मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। कंपाउंड तो हो सकते हैं बट मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनका जो कंपोजिशन होता है वो बेटा थ्रू आउट सेम हुआ करता है। एंड दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा, 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ चुका है क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। थोड़ा बड़ा कर लें, हाँ अब ठीक है। इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट आयन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होते हैं। आयन क्या होते हैं? दीज आर द चार्ज्ड एटम्स। ओके, चाहे क्या होते हैं ये चार्ज्ड एटम्स होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अनबैलेंस की वजह से ये बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। चलिए, an element of calcium has a valency of 2 while another element chlorine has valency 1, what compound will form when those two element combine। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ओके, +2, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो क्या रूल बताया था? क्रिस क्रॉस, है ना। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा? 1 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा CaCl2। तो आंसर विल बी CaCl2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, ओके। चलिए नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फिगर फ्रॉम वेयर N and P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से देख करके मैग्नीशियम आयन और मैग्नीशियम एटम को, तो बच्चों मैग्नीशियम एटम सबसे पहले क्या होता है? मैग्नीशियम एटम जो होता है ना वो होता है 12Mg24, है ना। तो बेटा इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? इसमें प्रोटॉन होंगे 12, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 24 - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, राइट। तो प्रोटॉन भी 12 है और न्यूट्रॉन भी 12 है। तो देखिए यहाँ पे 12 12 है तो ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और एक सेकंड, हम्म अच्छा यहाँ पे बट दो चीजें पूछी गई हैं, एक मैग्नीशियम एटम है और मैग्नीशियम आयन भी है ना। तो आइडेंटिफाई द मैग्नीशियम एटम एंड मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम एटम को भी हमको आइडेंटिफाई करना है और मैग्नीशियम आयन को आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी, आइए देखते हैं।
तो मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन, देखिए प्रोटॉन हमेशा 12 रहते हैं, तो प्रोटॉन कभी बदलते नहीं है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन भी 12 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। न्यूट्रॉन भी कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 10 कर दिया है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन 12 है, यहाँ पे प्रोटॉन 10 हो गया है, ये भी कभी संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा, ए होगा एंड डी होगा। क्योंकि अगर आयन बनता भी है तो इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी 12, प्रोटॉन भी 12, ए में और डी में बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए एंड डी। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, दिख नहीं रहा कुछ। चलिए पढ़ देते हैं फिर भी। द न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड एक्ट्स एज ए साइट ऑफ डीएनए material of the protein synthesis. It is composed of the some components which are together give the nucleus functionally. Here it is shown the figure of the nucleus with some of the component labeled as A, B, C, D. Arrange the components correctly. आपको बताना है कि ये component कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही, वैसे ए मेरे को दिख रहा है ऐसा कुछ है। इसको कलर को मैं वाइट करके दिखाता हूँ, है ना। तो ए वाला पार्ट मुझे ये दिख रहा है, तो ये ए वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि ये न्यूक्लियस है। तो ए वाला पार्ट न्यूक्लियस में केवल एक ही में है ना। ए वाला पार्ट न्यूक्लियस में, बाकी इस ऑप्शन में ये न्यूक्लियॉन्स दे दिया है, यहाँ भी न्यूक्लियोस दे दिया, यहाँ भी न्यूक्लियोस दे दिया है, ठीक है ना। तो ए वाला पार्ट ये हो चुका है। और बाकी थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसका, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे जो है ना हमारा आंसर, यहाँ पे हमको ए समझ में आ रहा है, बी फॉर क्रोमेटिन है यहाँ पे। ओके, और डायग्राम कुछ दिखता नहीं रहा है। सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे दी है, तो सी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और डी यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। तो डी कहाँ, ये अंदर बैठा हुआ है शायद, तो डायग्राम इतना अच्छा क्लियर नहीं है। अगर मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, तो देखिए कुछ क्लियर हो रहा है क्या। सी वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ बाहर की ओर है। सी वाला पार्ट कहाँ तक जा रहा है, शेल वॉल टाइप दिख रहा है मेरे को ये तो सी वाले पार्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही ऑप्शन है। और बी वाले पार्ट में भी सबके आंसर क्रोमेटिन है। और डी वाले में न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए यहाँ पे जो है, मुझे आंसर इसका लग रहा है ए में न्यूक्लियस है। तो ए ऑप्शन में, इस तरीके से मैंने बी ऑप्शन बोला है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि बाकी में तो न्यूक्लियॉन्स बैठा हुआ है, तो इसका आंसर ए न्यूक्लियस ही लग रहा है मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर यहीं पर with the help of semi permeable membrane and from a region of higher lower to higher हो जाता, lower concentration टू हायर हो जाता, तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, यानी कि आर ओ हो जाता है, ठीक है ना। एनीवे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप जानते हैं, आपको याद भी करना चाहिए इसको, कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जैसे कि जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना हमारा, ये क्या होता है, कांस्टेंट हुआ करता है, बिकॉज एज एक फिक्स रेट में हमारी जो है डिस्टेंस बढ़ रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन दिया है, अगर यहीं पर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे देगा, है ना, अगर ये यहीं पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा बच्चों उस समय पर। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन कह दे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, तो बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का मतलब है ए कांस्टेंट हो जाएगा। और इन दैट केस बेटा मालूम,
एसटी ग्राफ नहीं आएगा, उस समय वीटी ग्राफ जो होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है ना वो आपको एक्सेलरेशन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्सन विद एक्सीडेंट विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड। देखो अ, हाथ के कंधा जो है, बोन्स जो लॉन्ग बोन है हाथ की, वो डिसलोकेट हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजन? ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, लिगामेंट ब्रेक, एरियोरल टिश्यू ब्रेक, या टेंडन ब्रेक। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द डिसलोकेशन ऑफ टू लॉन्ग बोन्स इन अ हैंड इन द फॉलोइंग इंसिडेंट इज अ लिगामेंट ब्रेक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? लिगामेंट ब्रेक। लिगामेंट आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स of the connective tissues and that connect bones to each at a joint. Okay, when excessive force is applied to a joint, such as during an accident, the ligament can tear or rupture, leading to डिसलोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है लिगमेंट ब्रेक। ठीक है ना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका लिगमेंट ब्रेक। बच्चों ने यहाँ टेंडन ब्रेक लगाया है, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। लिगमेंट ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। विच शो द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर आपके पास में आपको बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। लिगमेंट, टेंडन, कार्टिलेज और एरियोलर टिश्यू। तो लिगमेंट क्या होता है? देखिए लिगमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही बता रहा है ना। तो लिगमेंट स्मूथ्स बोन सरफेस एट जॉइंट। टेंडन कनेक्ट मसल टू द बोन। ओके, कनेक्ट टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जो है फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। एंड एरियोलर टिश्यू कनेक्ट टू बोन्स। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। एरियोलर टिश्यू दो बोन्स को कनेक्ट तो शायद नहीं करता है। बायोलॉजी थोड़ी मेरी कमजोर है, थोड़ी क्या पूरी कमजोर है। तो देखते हैं कौन सा है इसका राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका अपना क्यू वाला, है ना, जो यहाँ पे टिक भी है। टेंडन जो होता है बच्चों यहाँ पे क्या करता, कनेक्ट करता मसल को किससे? बोन से, है ना। मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम किसका? टेंडन का है। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो बेटा इनर्शिया कुछ भी हो, चाहे वो बॉडी के मूव कर रही हो या है ना, या बॉडी रुकी हुई हो, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास पे, है ना। इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। बट एक चीज यहाँ पे ये भी आ रही है, देखिए मोमेंट शेप पे डिपेंड तो करता नहीं है, इनर्शिया को शेप से कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट कह के थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है। क्या मूविंग ऑब्जेक्ट का इनर्शिया स्पीड पे भी डिपेंड करता है? ये देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने गूगल में भी चेक कर लिया है। द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास, मतलब ये केवल किस पे डिपेंड करता है? मास पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। सो इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया किसी भी टाइप का हो बच्चों, वो मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। देन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनी टू बॉडीज हैविंग मास। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो कोई भी दो बॉडी हैं जिनमें मास होता है उनमें ये डिपेंड करता है, या फोर्स जो लगता है डिस्क्राइब करता है उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही है ए। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम विच मूव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज बीन रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब बेटा आपके पास कुल मिला के क्या है? एक 5 किलोग्राम की बॉडी है और ये यहाँ 10 मीटर की हाइट ट्रेवल करके जमीन पे गिर रही है। तो आपको निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा। तो बेटा वर्क डन इसका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा, इक्वल टू एम जी इंटू एच। तो मास कितना दिया गया यहाँ पे बेटा? 5 किलोग्राम मास है, इंटू ग्रेविटी 9.8 बोली गई है, और हाइट कितनी है? 10 है। तो इसको कैंसिल कर दूं मैं, यदि यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया। 9 5 8 जा 40, 0 5 9 जा 45 प्लस 4, है ना, 490। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, 490 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उर्जित वांट टू ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू फाउंड दैट द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम। तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड मीडियम में। सो आंसर इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आयरन। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड। बेटा फीबल साउंड मतलब मैंने बताया था आपको क्लास में, हेलो, एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है, बट यदि लाउड साउंड होगा तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा।
हेलो, जोर की आवाज आएगी। जैसे आप अपने घर में जो बजाते हैं ना, एम्पलीफायर वगैरह बजाते हैं या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो आप उसमें नॉब लगा होता है, उसको आप घुमाते हैं, साउंड बढ़ता जाता है। तो बेटा आप क्या बढ़ा देते हैं, आप उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना, पहले कम रहा होता है और फिर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यू चेंजिंग देयर एम्पलीट्यूड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, iron, boron are the nutrient among these. Some of the required by plant in small quantities and some in large quantities. Choose the pair which represent the micronutrient. बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो बहुत कम अमाउंट में लगते हैं ना, माइक्रो एंड मैक्रो। तो दो जो होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आपको बताना है कि वो न्यूट्रिएंट जो अर्थ में बहुत ही कम अमाउंट में लगा करते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं ना, बताओ। ओके बच्चों, तो ये देखिए, दे आर बोरॉन। जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, तो बोरॉन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल एंड जिंक, ये जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट रिक्वायर ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ऑप्टिमम यील्ड। तो यहाँ पे देखिए, एक आयरन दिख रहा है हमारे पास में, और हमारे पास में क्या दिख रहा है? आयरन एंड जिंक, आई थिंक सो, है ना। तो आयरन, सॉरी, आयरन एंड मैग्नीज, हाँ, हमारे काम के कौन कौन है? आयरन एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे वो कौन होंगे? आयरन एंड मैग्नीज। बच्चों जो नाइट्रोजन होता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, वो मैक्रो में आता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो होता है वो मैक्रो में आया करता है। और मैग्नीशियम भी बेटा मैक्रो में होता है, मैग्नीशियम बहुत लगता है। बट आयरन और मैग्नीज जो होते हैं ना, वो बहुत कम अमाउंट में लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास एसर्शन रीजन है। तो ये चार तो आप जानते ही हैं। पहला वाला क्या होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। एंड देन इसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी आपको पता ही होंगे, रट जाते हैं आज तो बच्चों को। ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शर्सन, कूलिंग इज कॉज्ड बाय एवेपोरेशन। सही बात है भाई, कूलिंग जो होती है एवेपोरेशन से ही होती है। अ, और फिर है सरफेस मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड टेक्स अप एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एस्केप अवे। तो बिल्कुल दोनों ही सही बात है। सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी ले जाते हैं और एस्केप कर जाते हैं, दैट्स वाई कूलिंग हुआ करती। तो एसर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं। और जो आर है इस वाले कूलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा, ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। vascular tissues are complex tissue and xylem and phloem are made up of one type of cells। देखिए यहाँ पे कह रहा वेस्कुलर टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एशर्सन तो करेक्ट है ना, बट यहाँ पे रीजन क्या है? फॉल्स है ना। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं एक ही टाइप की सेल से नहीं बनते हैं, दोनों अलग अलग टाइप की सेल से बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशर्सन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपको सी लिख करके आना पड़ेगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सेकेंड है, while walking on ice one should take a small step to avoid slipping। रीजन दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप इंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। कह रहा है कि जो छोटे छोटे कदम होते हैं उसमें छोटे फ्रिक्शन लगा करते हैं। क्या ये सही है? तो देखिए बच्चों, अगर आप बर्फ पे चल रहे हो, अगर आपको स्मॉलर फ्रिक्शन मतलब कि यदि आपको कम फ्रिक्शन मिलता है ना, तो आप तो और जल्दी गिर जाते। तो ये बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये उल्टा लिखा हुआ है कि स्मॉलर स्टेप इंश्योर लार्जर फ्रिक्शन, ठीक है ना बेटा। तो इसमें उल्टा होता है, कैसा फ्रिक्शन मिलता है? लार्जर फ्रिक्शन। तो एशर्सन तो ट्रू है मगर इसका रीजन क्या है? फॉल्स है। तो अगेन इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एशर्सन कह रहा है अ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। हाँ सही बात है। एक फ्रैक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी किसी का, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है,
उसकी थोड़ी सी एनर्जी हीट में चली जाती है, सही बात है, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन उसकी कुछ एनर्जी काइनेटिक की हीट में वेस्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, भाई बिल्कुल गलत बात है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं होती है ना। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, सी होगा, एशर्सन इज ट्रू, बट रीजन क्या दिया है बेटा, यहाँ पे फॉल्स दिया है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए भाई साहब, सबसे जो तगड़ा क्वेश्चन कहा जा सकता है कि इसमें आपको बताना था कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फॉग बोला गया है, फॉग। तो फॉग में आपकी डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होती है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होती है यहाँ पे डिस्पर्स्ड मीडियम जो हुआ करती है, गैस हुआ करती है ना। फॉग जो बनता है वो क्या बनता है, लिक्विड इन गैस। एक एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है ना, तो ये देखो ये बनाने को आता है, ठीक है ना। तो फॉग जो होता है वो लिक्विड इन गैस। देखिए जो तीसरा पार्ट होता है ना, यहाँ पे तीसरा जो पार्ट आपसे पूछा गया है ये फोम होता है, ओके। तो वो जो फोम होता है, फोम में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो गैस हुआ करती है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो हुआ करता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो उसको हम बोलते हैं गैस इन लिक्विड, है ना। तो गैस इन लिक्विड जो बनता है उसको क्या बोलते हो आप, फोम बोलते हो, ठीक है ना। अगला देखो, सॉल, सॉल बोला गया यहाँ पे। तो सॉल कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे सॉलिड है, और सॉलिड में आपको क्या मिलाना पड़ेगा कि सॉल बनेगा। देखिए ये आपके पास एक चार्ट है, आप इससे पूरा का पूरा पता लगा सकते हैं कि किसको क्या बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो सॉलिड है, और सॉलिड किस में प्रेजेंट हो रहा है, लिक्विड में। तो जब भी सॉलिड लिक्विड, तो पहला वर्ड एस ओ और एल, तो क्या बन जाएगा, सॉल बन जाएगा, है ना। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। और गैस इन लिक्विड में क्या बनता है, फोम बनता है। तो देखिए सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड आपके क्या पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड आपके पास सॉल बन जाएगा। तो फिलहाल सॉलिड इन लिक्विड का क्वेश्चन है, हाँ ये है। तो कह रहा सॉल किससे बनता है, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो ये भी हमारा हो गया, यहाँ पे लिक्विड आएगा। अब कह रहा है इमल्शन कब बनता है, तो बच्चों इमल्शन जब लिक्विड में लिक्विड मिक्स होता है तब इमल्शन बनता है ना। तो देख लेते हैं, ये देखिए इमल्शन, इमल्शन मतलब लिक्विड इनटू लिक्विड। तो ये इमल्शन बन जाएगा, लिक्विड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे भी लिक्विड होगा, और यहाँ पे भी लिक्विड होगा। तो इमल्शन बनाने के लिक्विड इनटू लिक्विड। तो देखिए फर्स्ट वाले में फॉग कब बनेगा, फॉग बनेगा लिक्विड इनटू द गैस, है ना। फॉग बनाने के लिए देखिए कहाँ पर फॉग बन रहा है, देखिए कहीं पर नहीं बन रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे फॉग बन रहा है क्या कहीं पर, सॉलिड सॉल, फॉग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिक्विड इनटू द गैस, यहाँ पे जो एरोजॉल लिखा है ना, बेटा इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको फॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड इनटू द गैस इज कॉल्ड फॉग, ठीक है। और फॉग का ही एक दूसरा नाम एरोजोल है। और सॉलिड इनटू द गैस, आई थिंक सो बेटा ये स्मोक होना चाहिए, यहाँ पे एरोजोल दो बार लिख दिया है, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये स्मोक होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। लिक्विड इनटू द गैस को क्या बोलेंगे बेटा, फॉग बोलेंगे। लिक्विड लिक्विड को क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे। गैस अगर लिक्विड के अंदर है ना, गैस अगर लिक्विड के अंदर है तो वो क्या कहलाएगी, फोम कहलाएगी। फोम तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए गैस जो है अगर लिक्विड के अंदर जा रही है तो फोम बनेगा, ये देखिए यस। तो गैस इनसाइड द लिक्विड क्या बनेगा, फोम बनेगा। एंड सॉलिड इनटू द लिक्विड क्या बनेगा, सोल बनेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट 21 मार्क्स का हो चुका है। सेकेंड पार्ट हम आपके लिए लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं। धन्यवाद।